होगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नबी बसर पर्रा और केमिस्ट्री विद एमबी में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज हम लोग जो है एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग जो है एफएससी जो फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोकियोमेट्री। कुछ लोग इसको स्टोशियोमेट्री भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वैसे अगर इसकी ओरिजिन की तरफ जाए, हम लोग ग्रीक वर्ड से निकला है तो स्टोकियोमेट्री ही पढ़ा जाता है इसको। तो आप लोगों को डिपेंड करता है आप लोग इसको क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है स्टोकियोमेट्री फर्स्ट ईयर का, जिसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन इसकी दे दी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी मीनिंग की तरफ आ जाता हूँ, फिर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टोकियोमेट्री को देख लें तो ये हमारे पास दो वर्ड से बना है, लेकिन कौन से वर्ड से मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि ये कहाँ से निकला है। ग्रीक वर्ड से निकला है, और ग्रीक वर्ड से, क्योंकि दो वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं। ये इसका यहाँ से यहाँ तक एक अलग वर्ड है, और दूसरा हिस्सा ये मेट्री है वो अलग वर्ड है। तो हमारे पास क्या वर्ड्स है, दो वर्ड्स हैं। एक है हमारे पास स्टोकियो एंड सेकंड वर्ड है हमारे पास मेट्री। ये दोनों हमारे पास कहाँ से निकले हैं, ग्रीक वर्ड से, ग्रीक ओरिजिन से हैं। और इनका मतलब क्या है, स्टोकियो का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स, एंड मेट्री का मतलब हमारे पास क्या है, मेजर करना या मेजरमेंट्स हम लोग लिखते हैं। यानी कि इसी मीनिंग से हमें अंदाज़ा हो गया कि एलिमेंट्स का मेजरमेंट करना, एलिमेंट्स की पैमाइश करना, तो उसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग क्या कहेंगे, स्टोकियोमेट्री कहेंगे। खैर, मीनिंग के हिसाब से इसकी डिफिनेशन तो थोड़ी बहुत वाज़ा होगी। अभी आ जाते हैं हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन हमें क्या कहता है कि ये हमारे पास क्या है, ब्रांच है। किसका ब्रांच है, केमिस्ट्री का। सिंपल, विच डील्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं विद द रिएक्टेंट्स, कि हमारे पास एक चीज़ है प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो रेशो है या उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज स्टोकियोमेट्री। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इनकी तरफ कि हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स क्या है। वैसे तो आप सब लोगों को पहले से पता है, लेकिन मैं थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ जाता हूँ ताकि आगे हमारे लिए समझना इसको आसान हो। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे जाने से पहले हम लोग एक छोटी सी चीज़ को समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम इसी को समझते हैं, इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन हम लोग कहते हैं, याद रखें वर्ड जब केमिकल आ जाए केमिस्ट्री की जुबान में, केमिकल जहाँ पे भी आ जाए इसका मोस्टली ताल्लुक किस चीज़ के साथ होता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होते हैं, या तो शेयर होते हैं, या लूज हो रहे होते हैं। तो उस वहाँ पे हम लोग टर्म कौन सा इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पे रिएक्शन है, रिएक्शन का वैसे अगर देखा जाए, रिएक्शन हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं। एक रिएक्शन आपके पास कौन सा रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन है, और दूसरा आपके पास क्या है, केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन हम लोग किसको कह सकते हैं, जिसका ताल्लुक फिजिकली मतलब फिजिकल उसके साथ हो, प्रॉपर्टीज के साथ हो। सपोज अगर मैंने आपको आपको कोई स्टिमुलस किसी भी तरीके से आपको मिल गया, आपने कोई ख़तरनाक चीज़ देख ली या आपने कोई ब्यूटीफुल चीज़ देख ली, तो उसके बदले में आपके बॉडी आप क्या रिस्पॉन्स देते हो। आप जो भी रिस्पॉन्स देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सांप देख लिया, आप भाग गए, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपका क्या कहलाएगा, रिएक्शन भी कहलाएगा कि आपने कौन सा रिएक्शन दे दिया। आप डर गए, ये आपका क्या है, रिएक्शन है। आपने उस सांप को मार दिया, दैट इज कॉल्ड एज, वो आपका क्या है, रिएक्शन है। लेकिन कौन सा रिएक्शन है, फिजिकल, क्योंकि आपका जो बॉडी है, आपका फिजिक है, उसमें क्या है, इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम लोग आ जाए केमिकल रिएक्शन की तरफ, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, मैंने बता दिया, यहाँ पे इन्वॉल्व कौन होते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, एटम्स के साथ है, मॉलिक्यूल के साथ है। तो लाजमी यहाँ पे कौन इन्वॉल्व हो रहा होगा, एटम और मॉलिक्यूल। लेकिन ये रिएक्शन भी याद रखो, एक स्टिमुलस के तौर पर भी आपके बॉडी में ये जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ख़तरनाक चीज़ देख ली, आपकी बॉडी में क्या आएगा, सबसे पहले होगा केमिकल रिएक्शन। आपकी बॉडी में केमिकल्स क्या करेंगे, उनमें चेंजिंग आ जाएगी, और उसी चेंजिंग की वजह से फिर आप क्या कर लेते हो, फिजिकली आपके बॉडी में कोई रिस्पॉन्स आ जाता है और आप वो दे देते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन आपके पास क्या है,
कि केमिकल रिएक्शन में जब आपकी बॉडी में चेंजेस आ जाती है वो कौन से होते हैं। तो हम लोग पहले डिफिनेशन इसकी लिख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन आपके पास क्या है। दिस इज द चेंज इन नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ एनी मैटर, यानी कि किसी भी मैटर के नेचर में और कंपोजिशन में जो भी तब्दीली आती है उस तब्दीली को हम लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, केमिकल रिएक्शन का। अभी यहाँ पे सवाल वापस ये उठता है कि व्हाट इज नेचर एंड व्हाट इज कंपोजिशन। मैटर तो आप सब लोगों को पहले से पता है, थोड़ा हम लोग इनको भी वो टच दे देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से क्लियर आउट हो सके। नेचर का ताल्लुक हमारे पास क्या है, फिजिकल जो आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ है उसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, नेचर। यानी कि एक कंपाउंड है उसकी नेचर क्या है, वो गैसियस स्टेट में है, उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, वो उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर यानी स्मेल इसकी क्या है, ये इसकी किस में आ जाते हैं, नेचर में। मतलब इसकी जो नेचर है, फितरत है, वो किस तरह अपने आप को क्या कर लेता है, शो करता है, दैट इज कॉल्ड इसकी नेचर। और कंपोजिशन आपके पास क्या है, नेचर हो गई, और कंपोजिशन जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, साफ कहते हैं या बनावट फॉर एग्जांपल कहते हैं इसको हम लोग। यानी कि कोई भी कंपाउंड आपके पास है, कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी आपके पास जेंट मॉलिक्यूल है, उसकी जो कंपोजिशन है वो किस चीज़ से बनी, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, वो कौन कौन से एटम से मिलकर बना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन। कोई भी कंपाउंड आपके पास, सपोज अगर आप बात कर लेते ग्लूकोज की, तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ ग्लूकोज की कंपोजिशन क्या है, तो आप क्या बताओगे, ग्लूकोज की कंपोजिशन क्या है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद आपके पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसका मतलब ग्लूकोज की कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का क्या है, रोल है। तो यानी कि जो भी बनावट है, जिन चीज़ों से, जिन एटमों से कोई चीज़ बना होता है, वो उसका क्या कहलाता है, कंपोजिशन। अभी डिफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि किसी कंपाउंड की यानी कि नेचर में और कंपोजिशन में चेंजेस आ जाए, तब्दीली आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। सपोज लेट मी एक्सप्लेन किस तरह। आपके पास एग्जांपल हम लोग सपोज ले लेते हैं दो कंपाउंड्स का। एक आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और दूसरा हमने लिख लिया क्या, ऑक्सीजन। दोनों मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं एक चीज जिसको हम लोग कहते हैं वाटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एक जस्ट हमारे पास क्या है, फिलहाल तो स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन मिलता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनता है, वाटर। ये एक प्रैक्टिकली अगर इसको परफॉर्म करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। अभी अगर फार्मूला हम लोग इस हिसाब से लिख ले, तो ये क्या, हाइड्रोजन का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, H2 प्लस O2, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, ठीक है। तो ये आपके पास एक नया चीज़ बनता है। अभी देखते हैं किस तरह इन दोनों की नेचर में और कंपोजिशन में कैसे तब्दीली आ गई। जो हम लोग कह रहे हैं कि एक मैटर की नेचर में और कंपोजिशन में अगर तब्दीली आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। तो देखते हैं कैसे तब्दीली आ गई। पहले अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात कर लें, तो हाइड्रोजन की अगर प्रॉपर्टीज़ की देख लें, फिलहाल नेचर की इसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन की जो नेचर है वो क्या है, इसकी नेचर क्या है, तो सबसे पहले हमें पता है ये क्या है, गैसियस है, गैस हालत में है। दूसरा इसकी अगर नेचर की हम लोग बात कर ले, ये क्या है, नॉन मेटल है, ठीक। अगर थर्ड हम इसकी एक और नेचर की इसकी प्रॉपर्टी की बात कर ले, ये क्या है, हाईली इनफ्लेमेबल। ये क्या है, बहुत जल्दी आग पकड़ने वाला। ये गैस है जो बहुत जल्दी क्या कर सकता है, इसको आग लग सकती है। ये तीनों इसकी क्या है, नेचर में शामिल है। और अगर ऑक्सीजन की नेचर की बात कर लें, ऑक्सीजन की नेचर क्या है, ये भी क्या है, गैस है, ये भी हमारे पास क्या है, नॉन मेटल कैटेगरी में आता है, ठीक। लेकिन साथ साथ इसकी नेचर इससे थोड़ी डिफरेंट है। वो किस तरह डिफरेंट है, ये है हाईली इनफ्लेमेबल, यानी कि जो जल्दी आग इसको लग सकती है। लेकिन ये क्या करता है, इसको आग खुद तो नहीं लगती, बट इट हेल्प्स इन बर्निंग। लेकिन ये क्या करता है, आपको किसी भी चीज़ को जलाने में मदद देता है। यानी यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन गैस मौजूद होगा वहाँ आप आग लगा सकते हैं। इफ़ देयर इज नो ऑक्सीजन एनीवेयर देन यू कांट बर्न एनी फायर। फिर आप कोई भी आग नहीं लगा सकते, क्योंकि आग को जलाने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। तो ये दोनों उनकी क्या है, नेचर है। अभी अगर हम लोग कह रहे हैं कि नेचर में तब्दीली आ जाए, अभी देखते हैं किस तरह ये दोनों मिलते हैं, हम लोग कहते हैं वाटर बनता है। अभी देखते हैं वाटर की जो नेचर है उसमें क्या क्या तब्दीली आ गई। पहला अगर इसकी नेचर देख लें, ये दोनों क्या थे, गैस थे, लेकिन जो वाटर बन गया वो हमारे पास क्या है, सबको पता है, वो लिक्विड हालत में है, माया हालत में है, ठीक है।
दूसरा अगर हम लोग देख ले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमारे पास क्या थे, नॉन मेटल्स थे, यानी कि एलिमेंटल स्टेट में थे, मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, वो एलिमेंटल स्टेट में थे, ये आपके पास क्या है, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड स्टेट में आ गया, क्योंकि वाटर की हम लोग बात कर रहे हैं, जस्ट H2 मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर आपके पास क्या है, कंपाउंड है। और थर्ड अगर प्रॉपर्टी की बात कर ले, ये क्या कर रहा था, हाईली इनफ्लेमेबल था, आग जल्दी पकड़ लेता था, ये क्या है, जलने में मदद देता है। लेकिन ये क्या करता है, इट एक्सटिंग्विशेस, ये क्या करता है, आग को बुझा देता है। अभी देखो प्रॉपर्टीज में कितनी तब्दीली आ गई, ये जल रहा था, ये जलने में मदद दे रहा था, लेकिन जो चीज़ बन गई वो तो आग को बुझा रहा है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज कम्प्लीटली क्या होगी, डिफरेंट। तो इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि कभी जब भी किसी मैटर के नेचर में और कंपोजिशन में कम्प्लीटली अगर तब्दीली आ जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, कंपोजिशन में कैसे तब्दीली आ गई, देखो अगर हम लोग हाइड्रोजन की देख ले, इसकी बनावट, इसमें कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व है, सिर्फ हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन को देख ले, उसकी कंपोजिशन क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस है। लेकिन अगर वाटर बन जाए तो वाटर की अगर कंपोजिशन की बात कर ले, वो टोटल किस चीज़ से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की कम्बिनेशन से बना है। इसका मतलब वाटर की जो कंपोजिशन है वो सिर्फ ऑक्सीजन से और सिर्फ हाइड्रोजन से, दोनों से क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब इसकी कंपोजिशन में भी तब्दीली आ गई है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में फिर हम लोगों ने कहा एक केमिकल रिएक्शन आपके पास क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में याद रखो क्या फ़र्क है। केमिकल रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं, जो आप परफॉर्म करते हो लैब में, ठीक है, या कहीं पे भी आप कोई भी रिएक्शन कर लेते हो, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, ये आपके पास क्या है, केमिकल रिएक्शन है। यानी कि जिसमें प्रैक्टिकली आपके पास क्या है, कोई चीज़ इन्वॉल्व हो, आप प्रैक्टिकली किस चीज़ को जब रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। लेकिन उसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट की सूरत में लिख ले, एक इक्वेशन की सूरत में, एक मुसावात की सूरत में अगर लिख ले, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहले सिर्फ नाम के हिसाब से लिखा था, फिर वाटर लिख लिया, और नीचे मैंने क्या लिखा है, इनके फार्मूले लिखे। ये क्यों किया मैंने, वो इसलिए कि अगर आप लोग बात करोगे केमिकल रिएक्शन के, देखो हम लोग जस्ट ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को दोनों को अगर ऐड कर दो, यानी कि दोनों को मिलाओ, तो आपके पास क्या बनता है, वाटर। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। लेकिन उसी केमिकल रिएक्शन को आप अपने आसानी के लिए एक इक्वेशन में और सिंबल्स की सूरत में क्या कर ले, अगर लिख ले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। अभी हाइड्रोजन हमारे पास क्या एक लंबा नाम है, उसको लिखना हमारे लिए क्या है, थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़ाया होगा इससे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको H2 की हालत में लिख लेते हैं। फिर प्लस लिख लिया हम लोगों ने, ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने क्या लिख लिया, O2। उसके बाद एरो का सिंबल दे दिया, यानी कि ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये दोनों के मिलने की वजह से थर्ड चीज़ को क्या कर रहा है, बन रहा है। तो आपके पास क्या बन गया, H2O। वाटर की बजाय हम इसको जस्ट H2 भी कह सकते हैं। ये अभी आपके पास क्या है, केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशंस आपके पास क्या है, फिर दो किस्म के होते हैं। जो केमिकल इक्वेशन है आपके पास क्या है, ये दो किस्म के हैं। एक आपके पास कौन सा है, एक को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड सेकंड आपके पास क्या कहलाता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाम से ही जाहिर है, यानी कि वो केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड हो। क्या बैलेंस्ड हो उसमें, यही चीज़ जो रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स है। अभी देखो एक रिएक्शन में जो एरो से पहले वाले जो चीज़ होते हैं, यानी कि जो रिएक्ट करते हैं, कोई थर्ड चीज़ बनाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो हमारे पास कोई नया चीज़ बन गया वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। वो सब लोगों को पता है ऑलरेडी, ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट्स है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। अभी बैलेंस केमिकल और अनबैलेंस में क्या फ़र्क है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होता क्या है, सपोज अगर मैं इसी वाटर का एग्जांपल ले लूँ, आपके पास क्या है, H2 प्लस O2, ये बन गया क्या, वाटर। अभी देखिए आप लोग मुझे बताएं, यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, क्या इनकी जो एलिमेंट्स की जो तादाद है, रेशो है, वो बराबर है। देखो किस तरह, अगर एलिमेंट यहाँ पे देख ले, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर ले हम लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। हाइड्रोजन तो दोनों में क्या है, बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, वहाँ पे कितने हैं, 1 है। इसका मतलब वो क्या है, बराबर नहीं है।
तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, अनबैलेंस है, यानी कि वो केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो रेशो है, चाहे वो इनके मास की बात कर ले, चाहे वॉल्यूम है, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, चाहे उनके एलिमेंट्स की तादाद है, अगर वो बराबर ना हो तो हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, अनबैलेंस कहते हैं। तो यही हमारे पास जो पहला इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये हमारे पास क्या है, अनबैलेंस्ड है। ऊपर जो लिखा है मैंने वो भी क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड को हम लोगों ने क्या करना होता है, बैलेंस हमेशा बनाना होता है, क्योंकि एक लॉ आप लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे, हो सकता है पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको हम लोग कहते हैं। यानी कि ये लॉ क्या कहता है कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि एटम हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो सकती है, लेकिन इसमें कमी या ज्यादती कभी भी नहीं आ सकती। यानी कि एटम कभी भी न ख़त्म हो सकता है और ना वो खुद से बन सकता है, बल्कि वो एक हालत से एक शक्ल से किस्म से दूसरी किस्म में क्या होता है, जस्ट तब्दील होता है। अभी तो इसको बैलेंस किस तरह करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने एक चीज़ ऐड करना होता है, नंबर्स ऐड करने होते हैं, वो भी मॉलिक्यूल के फार्मूले के हमेशा स्टार्ट में। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोएफिशिएंट्स का। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पे आपके पास क्या है, सपोज ये आपके पास क्या है, फार्मूला है, यहाँ पे सपोज हम लोग x लगा लेते हैं, y यहाँ पे z। इनके स्टार्ट में हम लोग क्या लगा लेते हैं, कुछ कोएफिशिएंट्स लगाते हैं, कुछ नंबर्स लगा लेते हैं जिनको हम लोग कोएफिशिएंट्स कहते हैं। वो ऐसे नंबर्स आप लोगों ने लगाने हैं जो इनकी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तादाद है उनको क्या कर सके, वो बराबर कर सके। सपोज अगर हम लोग एक्स वाई जेड को वैसे जनरल फार्मूले के लिए लिख लें, अगर इसको मैं काट के अभी इसको बैलेंस करने का सोचते हैं, अगर आप लोग देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, वहाँ पे भी कितने हैं, 2, बराबर है। अगर ऑक्सीजन को देखो यहाँ पे 2 है, वहाँ पे कितने हैं, 1, तो इसको पहले बैलेंस करना होगा। तो लाजमी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करो जहाँ पे हमेशा फार्मूले में कोई ताक अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, कोशिश करो पहले उसी को बैलेंस करो ताकि आपके लिए आसानी है। अच्छा, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी स्टार्ट में कोई कोएफिशिएंट लगा लेते, सपोज मैंने 2 लगा लिया, ताकि ये 2 इस 1 के साथ, ऑक्सीजन के 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो गया तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तब क्या होगा, हाइड्रोजन कितने बन गए, 4। वापस हमारे लिए मसला क्रिएट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, वहाँ पे कितने थे, 2। तो लाजमी हम लोगों ने क्या करना होगा, इसको भी 4 करना होगा। इसको 4 करना है अगर, तो लाजमी हम लोग क्या करेंगे, इसके स्टार्ट में 2 लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड। और याद रखो, जब हम लोग स्टोइकियोमेट्री की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। कभी भी आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप स्टोइकियोमेट्री यानी कि आप इनकी रिलेटिव जो अबेंडेंस है आप इसको मालूम नहीं कर सकते हो। आपने लाजमी क्या करना है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का फार्मूला का सहारा लेना है, तभी आप क्या कर सकते हो, इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हो। अच्छा, अभी डिफिनेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो अभी आ जाते हैं हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ, स्टोइकियोमेट्री की इंपॉर्टेंस की तरफ, कि स्टोइकियोमेट्री को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। तो यहाँ पे मैंने 4 इसके पॉइंट्स लिखे, और बहुत से आप लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं, जो आपके ज़हन में है वो लिख सकते हैं आप लोग। फिलहाल मैंने 4 लिख दिए, उन्हीं को हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंस इसके क्या है, इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट्स की जाती है, वहाँ पे हम लोग हर कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, एक खास रेशो के साथ लेते हैं। ठीक है, अगर ग्राम में लेना होता है तो हम लोग जो हमारे पास डिजिटल जो बैलेंस है उसी में हम इसको वेट करके उसके बाद क्या करते हैं, सही तरीके से मेजर करके फिर इसको रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। अगर मिलीलीटर में तब भी हम लोग बीकर्स वगैरह या मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एग्जैक्ट उसका वही अमाउंट इस्तेमाल करके तब रिएक्शन में इसको शामिल कर लेते हैं। यानी कि डायरेक्ट आप अपने तरीके से कोई भी अमाउंट डाल दो, मिक्स कर दो और आप समझो कि रिएक्शन हो जाएगा, नहीं, उसका रिएक्शन ठीक हो जाएगा, आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। जो आपको चाहिए वो कब आपको मिल सकता है, जब आप क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर लोगे, यानी कि इनके अमाउंट जितना रिक्वायर्ड है उतनी हिसाब से इस्तेमाल करोगे। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कब कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, लेबोरेटरी में। यानी कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन अगर होंगे, कितने ऑक्सीजन को हम लोगों ने ऐड करना होगा, तभी हमारे पास वाटर बन सकता है। ठीक है, उसी तरह कितना आपने ग्लूकोज लेना होगा, कितना सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करना होगा, तब आपके पास कोई क्या होगा, नया प्रोडक्ट बनेगा। तो उसी तरह हम लोग मेडिसिनल अगर इंडस्ट्रीज की बात कर लें, जो फार्मास्यूटिकल्स है, फार्मेसीज है, यानी कि जो दवाइयाँ बनाने वाले जो हमारे पास इदारे हैं,
जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे भी लाजमी इनको डायरेक्ट तो नहीं बनाया जाता, वो भी एक ख़ास रेशो को, एक ख़ास स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करके ही आपके लिए दवाई बनाते हैं, वो डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है, फायरवर्क्स। फायरवर्क्स क्या होते हैं, जो बारूद, असला, मतलब इस तरह की जो आर्म्स है, इन चीज़ों को बनाने के लिए भी क्या चाहिए होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, क्योंकि अगर वो एक ख़ास रेशो के साथ इनको मिक्स ना करे, अगर किसी रिएक्शन में वो पोटाशियम नाइट्रेट, सल्फ़र और बाकी चीज़ें जो ऐड कर रहे हैं, अगर इनमें से कुछ का रेशो इधर उधर हो गया, अनबैलेंसिंग आ गई, तो वो जो उन्होंने क्या बनाया है, फायरवर्क्स जो बनाए हैं, वो वक्त से पहले क्या हो सकते हैं, फट सकते हैं, एक्सप्लोजन का सबब बन सकते हैं, तो इनसे नुकसान हो सकता है। तो एक ख़ास रेशो को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह केमिकल इंजीनियर्स, मुख्तलिफ जो केमिकल इंजीनियर्स है, वो भी क्या करते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को ही क्या करते हैं, मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ जो है केमिकल्स को इस्तेमाल करके अपनी इंजीनियरिंग को क्या कर लेते हैं, आगे ले जाते हैं। ये था हमारे पास आज का टॉपिक स्टोकियोमेट्री, जिसमें हम लोगों ने इसकी मीनिंग को देख लिया, उसकी इंट्रोडक्शन को देख लिया हम लोगों ने, कुछ पहले जो हमारे पास बैकग्राउंड है उसको हम लोगों ने कुछ डिस्कस कर लिया, और उसकी इम्पोर्टेंस को भी हम लोगों ने देख ली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए